हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में काफी समय से इंतजार कर रहे थे हिंदी के नेक्स्ट पार्ट का, काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा के मॉडल पेपर का आप लोग। तो आज मैं इसका मॉडल पेपर भी लेकर के आ चुका हूं। इसमें कुछ विशेष प्रश्न हैं जिन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर के रूप में। तो जितने भी इस विषय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। चाहे आप आंसर शीट ले या ना ले, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। एग्जाम के बाद आप मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे सेशन में और कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। अच्छा, जान लेते हैं कि क्या मॉडल पेपर ही प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पर या इसके अलावा कुछ और भी है आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय इसी चैनल की प्लेलिस्ट में 2025 तक पूरी तरह निःशुल्क है। आप जाकर के पूरे विस्तार से इन सेशनों को देख सकते हैं, सभी लेक्चरों को देख सकते हैं। बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, ये सभी विषय हैं जो पीछे लिस्ट लगी हुई है। इसके अलावा अब थोड़े से मॉडल पेपर की जो रूपरेखा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में हम आगे सेशन में आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन बची ना रह जाए। दरअसल दोस्तों, जो मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं, इसमें 13+15 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। 13+15 क्वेश्चन, 13-15 का मतलब क्या हुआ? 13 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के हैं और 15 क्वेश्चन लघु प्रकृति के हैं। ये प्रश्न पूरी तरह निःशुल्क है आप लोगों को, जो सेशन में लेकर आया हूं इसमें सभी प्रश्न बताने वाला हूं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। आप शांति से डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके और क्वेश्चनों को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र इसकी आंसर शीट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, है ना, आंसर शीट की डिमांड करते हैं, तो आपको आंसर शीट के लिए दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ हिंदी साहित्य के दोनों पार्ट, है ना, जनसंचार माध्यम वाला सेकंड पार्ट और फर्स्ट वाला ये काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा, दोनों पार्ट की यदि आंसर शीट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको 99 रुपए का, 99 रुपए का। हाँ, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अन्य, दैट मीन्स कि आपके सिलेबस में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का एक बंडल चाहिए आपको पूरा कंप्लीट, दैट मीन्स कि सभी विषयों के मॉडल पेपरों की आंसर शीट चाहिए आपको, तो उसके लिए नेक्स्ट प्लान जो है सब्सक्रिप्शन का वो है 249 का, 249 रुपए का। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को। यदि आप सिर्फ हिंदी साहित्य की मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 99 रुपए का, और यदि आप सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहते हैं तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 249 रुपए का। क्लियर हो पाया ना? तो दोस्तों, ये जो नोट्स होगी, जो आंसर शीट होगी, ये लगभग 40 पेज की, 40 पेज की एक कस्टमाइज्ड तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से नोट्स होगी। जिस तरह से मैं यहाँ आगे प्रश्न देने वाला हूं, उस हर प्रश्न के रूप में ही वहां पर आंसर भी आपको देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर के अनुसार। वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आखिरी में प्रश्न ये आता है कि अब ये आंसर शीट ले कैसे? तो लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और बता दें आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 99 रुपए का या फिर 249 रुपए का। दैट्स ऑल, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, जिन दोस्तों का भी हिंदी पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो लोक प्रशासन की नोट्स आप यहां से ले सकते हैं। स्पेशल नोट्स है लोक प्रशासन की, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट लास्ट तक की, है ना। मात्र 99 रुपए सब्सक्रिप्शन चार्ज रखा गया है यहाँ पर। लगभग 90 पेज की नोट्स है, ये 90 पेज की नोट्स है, बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है इसको, और इसी में वही कंटेंट जो है यहाँ शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शुरुआत अपने मॉडल पेपर की। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, 13 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न देखने वाले हैं। 13 प्रश्न देखेंगे आज हम दीर्घ प्रकृति के, ठीक है ना, 15 भी नहीं, मात्र 13 प्रश्न। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है। हाँ, इसमें एक बात और है, जो दोस्त आंसर शीट लेना नहीं चाहते हैं वो आंसर कैसे सर्च करेंगे वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं एक दो प्रश्न के मैं एग्जांपल लेकर समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं होते दोस्तों, को एनालाइज करना होता है। देखिए,
काव्य का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और वहीं अथवा में बोला गया है कि काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। अब दोस्तों इस प्रश्न में यहां पर आपसे 3 टर्म पूछी गई है। कौन कौन सी? एक में पूछा गया है काव्य क्या होता है, उसका अर्थ पूछा गया है। उसके बाद में एक टर्म है आपकी विशेषताओं की, काव्य की विशेषताएं बताइए, और अन्य टर्म है काव्य के लक्षण। तो ये 3 टर्म है। अब जिनके पास आंसर शीट नहीं है वो कैसे सर्च करेंगे? तो आप अपनी किताब में जाइए। जरूरी नहीं है कि एक इस प्रश्न का आंसर आपको किताब में भी एक ही प्रश्न में मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो करना क्या है, आपको काव्य वाला पार्ट निकालिए, चैप्टर निकालिए, और उसमें काव्य का अर्थ पहले देखिए, काव्य का पहले अर्थ देखिए। उसके बाद में आगे चाहे वो अगले प्रश्न में हो या किसी अन्य पेज पर हो, वहां पर काव्य की विशेषताओं को ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगली टर्म आपकी वो होने वाली है। उसके बाद में तीसरी टर्म लक्षण ढूंढना आपको काव्य के। चाहे ये 3 प्रश्नों से आपके आंसर की पूर्ति हो, वहां से आपको पूर्ति करनी है। लेकिन अगर आंसर सीट परचेस कर लेते हो आप लोग तो आपको ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तीनों को मर्ज करके और जो है एक ही प्रश्न के आंसर के रूप में यहां पर दिया गया है। चलिए, तो समझ आया आप लोग कैसे आपको इसके आंसर निकालना है। अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे अब, ठीक है। एनालाइज करने का एक जो बेहतर तरीका है वो यही होता है कि प्रश्न की लैंग्वेज पर नहीं बल्कि प्रश्न की टर्म पर ध्यान दीजिए, कभी नहीं भटकोगे। एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करके आओगे आप लोग। एक बार पढ़ने पर ही यदि आपको प्रश्न समझ आ जाता है तो उसकी आंसर राइटिंग भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हो दोस्त, है ना। आंसर राइटिंग बेहतर कर सकते हो, कब? वो समय भी बचा सकते हो ना, यदि प्रश्न एक ही बार में समझ आ जाए तो। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। आचार्य भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा पर प्रकाश डालिए। दोस्तों यहां पर इतिहास पूछा गया है, काव्य शास्त्र का इतिहास पूछा गया है। कहां से कहां तक का? आचार्य भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक का, ठीक है। आचार्य भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक का काव्य शास्त्र की परंपरा, दैट मींस की काव्य शास्त्र का इतिहास पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि काव्य प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। क्या होता है ये काव्य प्रयोजन, इसको विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है काव्य हेतु। क्या है काव्य हेतु, क्या है, विस्तार से समझाना है। यहां पर चूंकि दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में देख रहे हैं तो हर एक का आंसर 3 से 4 पेज का होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके निबंध की तरह लिख दिया, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। एक प्रॉपर फार्म, जो एक प्रोफार्मा होता है ना, उसकी एक प्रॉपर तरीके से उसको जमा होना जरूरी है प्रश्न के उत्तर आंसर का। चलिए, अगला प्रश्न है, रस का आशय स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आपसे 2 टर्म पूछी गई है, रस का आशय पूछा गया है, दैट मींस रस होते क्या है, इसके अलावा रस कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। प्रश्न नंबर 6 है अलंकार का अर्थ, परिभाषा और प्रकार बताइए। क्या बताना है आपको? अर्थ, अलंकार का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, ठीक है। ये सब बताते हुए उदाहरण भी आपको देना है। उदाहरण के माध्यम से अलंकार का अर्थ, परिभाषा, प्रकारों को बताना है। क्लियर है? उदाहरण ऐसे होना चाहिए जिससे उदाहरण पढ़ते ही अलंकार का अर्थ उसमें झलकने लगे। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है जनपदीय साहित्य का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। क्या पूछा गया है? 2 टर्म फिर से आप लोगों से पूछ ली गई है। जनपदीय साहित्य का अर्थ, ठीक है। जनपदीय साहित्य का मतलब क्या होता है और इसकी विशेषताएं बतानी है। और अथवा में है जनपद साहित्य के विविध रूप, दैट मीन्स की प्रकार। तो 3 टर्म यहां से थोड़ा सा बुद्धि को ना थोड़ा जागृत अवस्था में भी रखिए आप लोग, है ना। विविध रूप और पुस्तक में लिखा हुआ प्रकार तो आप लोग ढूंढते रहेंगे, तो थोड़ा सा ना शब्दों से खेलना भी सीखे। विविध रूप, जनपदीय साहित्य के विविध रूप लिखा हो या प्रकार लिखे हो, है ना, विभिन्न रूप लिखे हो, कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो 3 टर्म आपसे यहां पर भी पूछ ली गई है, 1, 2 और ये 3। क्लियर है? तीनों टर्म आप 1 बाय 1 करके निकालोगे, तब आपके इस प्रश्न की आंसर की पूर्ति होगी। अगला प्रश्न है मालवी भाषा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। दोस्तों एंड तक रुके रहिएगा, ऐसा मत सोचिए पीडीएफ डाउनलोड कर ले अपना काम चल जाएगा। एंड तक रुके रहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे आप लोग, क्योंकि बहुत ये मॉडल पेपर है, एग्जाम के जस्ट पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, क्योंकि कभी भी कुछ भी निकल सकता है। याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। चलिए, खैर, मालवी भाषा के प्रमुख कवियों का परिचय क्या पूछा गया है? मालवी भाषा के प्रमुख कवियों का परिचय।
तो मालवी भाषा में जितने भी प्रमुख कवि है, सभी नहीं, प्रमुख कवि जितने भी है, उन सभी कवियों का संक्षिप्त में परिचय देना है। यहाँ पर विस्तार से संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा परिचय देंगे ना तो काफी हो जाएगा। इसके अलावा मालवी कवि आनंद राव दुबे, अथवा में है आनंद राव दुबे, क्योंकि इंपोर्टेंट मोस्ट आईएमपी था। अब चूंकि प्रश्न तो सारे मोस्ट आईएमपी है, लेकिन यहां पर अथवा में इसको इसीलिए जोड़ दिया गया है ना, इन विद्वान को, आनंद राव दुबे कवि को, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होने की संभावना 90% बनी हुई है। इसलिए आनंद राव दुबे को सेपरेटली तैयार कीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संत पीपा का संक्षिप्त परिचय देते हुए काव्य धारा में उनका क्या योगदान रहा है, यह समझाना है आपको। संत पीपा क्लियर है, संत पीपा का परिचय, उसके बाद में काव्य धारा में उनका योगदान, दो टर्म आपसे पूछी गई है। प्रश्न नंबर 10 है, संत कवि सिंगाजी और उनकी रचनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। संत कवि सिंगाजी, संत कवि सिंगाजी, तो जितने भी कवियों के मैं नाम यहां पर देकर जा रहा हूं, आप लोगों को एक भी नाम छोड़िएगा मत, ठीक है। संत कवि सिंगाजी है ना, उनका परिचय देना है, आपको परिचय देना है, उसके बाद में उनकी रचनाओं का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, मालवी भाषा का परिचय देते हुए उसका सीमा क्षेत्र बताना है। मालवी भाषा का परिचय और उसका सीमा क्षेत्र, इसको ओपन कर लेते हैं जरा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं इसको। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, मालवी भाषा का परिचय पूछा गया है, मालवी भाषा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लिखना होगा आपको, उसके बाद में मालवी भाषा का सीमा क्षेत्र क्या है, सीमा क्षेत्र का उल्लेख करना है। अब आगे अथवा है, अथवा में दिया गया है कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है अथवा में, मालवी बोली का संक्षिप्त परिचय देते हुए, मालवी बोली का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी जो उपबोली है, उपबोली का सीमा क्षेत्र क्या है। तो ये जो सीमा क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के बोलियों के अंतर्गत। इसके अलावा मालवी बोली के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्लियर है, और याद रखिएगा तीनों टर्म अलग अलग है, जो तीन टर्म हम देखिए ना, तीनों टर्म अलग अलग हैं, इसलिए किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, मालवी भाषा की उपबोली क्या है दोस्तों, याद रखिएगा मालवी भाषा की उपबोली कौन कौन सी, रजवाड़ी, उमटवाड़ी और भिली, ये है मालवी भाषा की उपबोलियां, याद रखिएगा। इन तीनों उपबोलियों का संक्षिप्त में परिचय देना है, संक्षिप्त में बताना है। इसके अलावा मैंने एक कॉन्सेप्ट और जोड़ा यहां पर, निमाड़ी बोली को जोड़ दिया। ये उपबोली नहीं है, ये बोली है, याद रखिएगा। निमाड़ी क्या है, बोली है। तो यहां पर मालवी भाषा की जो उपबोलियां हैं, ये तीनों उपबोलियां रजवाड़ी, उमटवाड़ी और भिली, इन तीनों का परिचय देते हुए साथ में निमाड़ी बोली को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में मैं आपको यहां प्रश्न दे रहा हूं उसी फॉर्मेट में आपसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है। टर्म ध्यान दीजिएगा, टर्म, ठीक है, पूछा क्या गया, एग्जैक्टली क्या पूछा गया आप लोगों से, उस पर फोकस बना के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दीर्घ प्रकृति में, मानव सभ्यता के विकास में जनजातीय भाषाओं के योगदान पर निबंध लिखिए। जी हां, जनजातीय भाषा, मानव की सभ्यता के विकास में जनजातियों की भाषाओं ने क्या योगदान दिया है, इस पर निबंध लिखना है। और इस प्रकार से हमारे 13 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, उन 15 प्रश्नों पर 15 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो लघु प्रकृति के हैं, मतलब सिंगल टर्म को लेकर के आए हुए हैं, सिंगल टर्म वाले प्रश्न। तो आइए फटाफट इनको भी कंप्लीट कर ले। 15, हमेशा 10 प्रश्न देता हूं लघु प्रकृति में, लेकिन यहां पर मैं 15 प्रश्न दे रहा हूं। क्या जाता है यार, 8-10 लाइन के तो होते हैं, पढ़ सकते हो ना आप लोग, 5-10 की जगह 15 भी पढ़ सकते हो ना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले एग्जाम की बेहतर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एक लास्ट तक और मस्त मात्र 5 मिनट और रुकिए, उसके बाद में कुछ आवश्यक चर्चा करेंगे मॉडल पेपर पर ही। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि सेशन के आखिर तक जरूर रुक के रहिएगा। चलिए लघु प्रकृति के प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, काव्य शास्त्र का जनक कौन है। काव्य, अब थोड़ा सा मैंने यहां पर चेंज भी किया है, सिंगल टर्म की जगह कुछ एक से ज्यादा टर्म देखने को मिलेगी यहां पर लघु प्रकृति में भी, लेकिन सब संक्षिप्त रूप में आपको इसको लिखना है ना। तो काव्य शास्त्र के जनक कौन है, सिर्फ नाम बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो काव्य शास्त्र के जनक कौन है, काव्य शास्त्र के इतिहास, प्रकार, इतिहास कोमा यहां पर है ना, प्रकार और या संप्रदाय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहां पर आपसे काव्य शास्त्र के जनक के बारे में पूछा गया है, काव्य शास्त्र के इतिहास के बारे में और काव्य शास्त्र के प्रकार के बारे में या संप्रदाय के बारे में पूछा गया है।
तीन चार टर्म आपको यहां पर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है उसमें है काव्य और कविता में क्या अंतर होता है बताइए। प्रश्न नंबर, एक सेकेंड, ये क्या ओपन हो रहा भाई, ओके एक सेकेंड दोस्तों, क्लास चेक करनी पड़ेगी, कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ अपने आप, ओके सब ओके। चलिए, तो काव्य और कविता में अंतर, उसके बाद में अगला प्रश्न है काव्य के कितने अंग होते हैं तथा काव्य के प्रमुख तत्व बताइए। तो काव्य के अंग और तत्व, ठीक है ना, काव्य के अंग और तत्व, बस प्रकार बताने हैं आपको, कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार, तत्वों को कितने प्रकार होते हैं, मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं। काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप आप यहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। काव्य हेतु है ना, अपने आप में कॉन्सेप्ट है, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन, ठीक है, दोनों क्या है या दोनों में क्या अंतर है, इसको एक साथ पढ़िएगा। और काव्य के अंग तथा काव्य के तत्वों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। काव्य गुण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, वही अगला प्रश्न होगा इसका। दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया आदि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो छोटी छोटी टर्म दे दी गई है आप लोगों को, और इसी पर आपको क्या करना है, टिप्पणियां करना है, ठीक है ना। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि आदि, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। इसके अलावा अन्य 6 प्रश्न आपके सामने ये रहे। अगला प्रश्न है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या है, अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 11 है जनपदीय भाषा साहित्य का इतिहास। जनपदीय भाषा साहित्य का इतिहास या परंपरा, कुछ भी बोल सकता है। अगला प्रश्न है बाल कवि बैरागी के मालवी भाषा को दिए गए अवदानों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। दैट मीन्स कि बाल कवि बैरागी ने मालवी भाषा को क्या योगदान दिया है, बताना है आप लोगों को, संक्षिप्त में बताना है। अगला प्रश्न है जनजातीय भाषा से क्या समझते हो। जनजातीय भाषाओं की विशेषताओं को भी बताइए। आखिरी के 2 प्रश्न है। 14 नंबर जनजाति क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जनजातियों के कितने भाषा परिवार होते हैं। 3 टर्म है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। जनजाति के बारे में बताना है, उसके बाद में जनजातियों की विशेषता बतानी है और भाषा परिवार बताना है। तो जनजाति कौन किस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है या यूज करती है। आखिरी प्रश्न है भारत में जनजातियों की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्णन कीजिए वर्तमान स्थिति जनजातियों की। दैट्स ऑल। इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर है 2025 का, ठीक है, हिंदी साहित्य का आज होता है कंप्लीट। दोनों पार्ट पर मैं आपके लिए मॉडल पेपर रेडी कर चुका हूं। ये प्रश्न यदि देखिए अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये प्रश्न बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका बिल्कुल लॉस नहीं होगा, है ना। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मॉडल पेपर ही पढ़िए, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है कोई 2026 में एग्जाम देने वाला बच्चा अभी पढ़ रहा देख रहा हो मॉडल पेपर को, है ना, वो सोचे क्या चलो थर्ड ईयर में जाकर के कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये प्रश्न पढ़ लेंगे। ऐसा मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा मॉडल पेपर लाने के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो ये होता है कि जो बच्चा पूरी ईमानदारी से साल भर से मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, जितना पढ़ा है ना सारे कंटेंट को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए एग्जाम के समय, एग्जाम से जस्ट पहले, और जो आवश्यक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन पर बार बार रिवीजन उसका लगाया जाए। अब चूंकि डिटेल में तो आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब जो आवश्यक है ना उस पर फोकस किया जाए। और दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य यह है कि कोई बच्चा अगर मजबूरी में, बाकी सिर्फ मजबूरी में ना, नहीं पढ़ पाया हो, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया हो, लेकिन एग्जाम देना चाहता है और फेल भी नहीं होना चाहता और अच्छे नंबर का एक्सेप्ट करता है, अच्छे नंबर की जो है आकांक्षा रखता है, तो उसके लिए भी ये मॉडल पेपर कारगर साबित होगा। हो सकता नहीं, होगा, ठीक है। सब कुछ अगर व्यवस्थित रहा तो दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी हमारे द्वारा दिए गए मॉडल पेपर 100% आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मॉडल पेपर का मतलब ये कतई ना समझे कि आपको सिर्फ मॉडल पेपर के आंसर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं पढ़ना है। यदि समय है तो पूरी ईमानदारी से पूरे सब्जेक्ट को पढ़िए। वो समय नहीं है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, टाइम नहीं है, तो फिर आप इन प्रश्नों को तो किसी भी सूरत में छोड़ मत दीजिए। फिर चाहे दिन में जागना, दिन रात में जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दिन रात जाग करके पढ़ना पड़े, कुछ भी हो जाए, आंखों से आंसू बहते रहे, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं इन प्रश्नों को, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, जो स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किए क्लासेस को, स्टार्टिंग से नहीं की है।
इसके मॉडल पेपर की आंसर शीट आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में मैंने शुरू में बताया है तो अभी यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा। आंसर शीट के लिए दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक है 99 रुपए का और एक है 249 रुपए का। 99 का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो तो हिंदी साहित्य के दोनों पार्ट की मॉडल पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी, दोनों पार्ट के है ना मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। और यदि आप 249 की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और सबके सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा लोक प्रशासन का तो आपको पता ही है, लोक प्रशासन के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जिन दोस्तों को चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला और कौन सा मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।